क्वेश्चन नंबर 4 मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ है। ये है तुम्हारा एक मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू 1 2 1, फिर यहाँ पे है 2 3 1, उसके बाद है 1 1 5। हमें ये प्रूफ करना है। इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में प्रूफ करना है कि एडजॉइंट ऑफ ए, हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं तो एडजॉइंट ऑफ ए निकाल के अगर उसका हम लोग इन्वर्स निकालते हैं तो जो वैल्यू आएगी वो इक्वल होगी एडजॉइंट किसका, ए इनवर्स का। क्या ये दोनों सेम है या अलग अलग कह रहा है? अलग अलग है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को मैं पूरा नहीं करूंगा, सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मेन चीज क्या है कि एडजॉइंट ऑफ ए तुमको निकालना आना चाहिए। अब एडजॉइंट ऑफ ए जब निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सारे एलिमेंट्स का माइनर्स निकालेंगे, कोफैक्टर्स निकालेंगे, फिर कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज करेंगे तो उससे एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। फिर उसका क्या करना है, इन्वर्स निकालना है। अब उसका इन्वर्स निकालना है मतलब क्या, जब हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो एक नया मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स यहाँ पे बन जाए, मैट्रिक्स बन जाएगा, उसका इन्वर्स निकालना पड़ेगा। और दूसरा एक तो है इस पूरे का इन्वर्स निकाल लो और फिर उससे जो आएगा उसका एडजॉइंट निकालो, तो यू विल फाइंड कि वो दोनों इक्वल है। थोड़ा लेंथी रहेगा लेकिन करना पड़ेगा। और इसी का सेकंड पार्ट भी है, ये सब प्रॉपर्टी बनती हुई चली जा रही है कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम लोग इन्वर्स निकाल के दोबारा इन्वर्स निकालते हैं तो वो मेन आंसर के साथ इक्वल हो जाएगा। मतलब पहले क्या किया, क्या एक सेकंड, इन्वर्स का मतलब उल्टा मतलब क्या, मतलब समझा नहीं। वो ट्रांसपोज होता है, दैट इज नॉट इन्वर्स। इन्वर्स में क्या करना बता चुका हूँ ऑलरेडी। इन्वर्स जैसे मान लो ए इन्वर्स निकाल रहा हूँ यहाँ पे, तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए, और फिर उसको डिवाइड करना पड़ेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये पार्ट तुम ऑलरेडी यहाँ ऊपर कर चुके हो, एडजॉइंट ऑफ ए तो निकाल चुके हो ना। और जब एडजॉइंट ऑफ ए निकालोगे तो उसको अगर हम लोग इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू, तो इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे निकलती है, हाँ छुपा के जो करते हैं, हाँ तो वो जो वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो उससे क्या आएगा, इस पूरे का ए इनवर्स, और फिर उससे जो मैट्रिक्स आएगा फिर उसका भी इनवर्स निकालोगे तो तुम देखोगे कि दैट इज कमिंग आउट टू बी इक्वल्स टू द सेम ए। हाँ आया समझ में? लेकिन ये क्वेश्चन लेंथी क्वेश्चन है, इनको करना पड़ेगा, ये आएंगे तो फिर थोड़े लंबे होंगे वो क्वेश्चन। और तो जब तक करोगे नहीं, सोचोगे एग्जाम हॉल में कुछ टिप्स कर दूंगी तो मार्क्स मिल जाएंगे, तो वो नहीं होने वाला। ये समझ में आया जो बोला? क्वेश्चन नंबर 7 तो बहुत इजी है। नहीं 7 में उसमें आने लग क्या है, वो तो वही क्वेश्चन किसके, इस क्वेश्चन में। तो पहले इस क्वेश्चन में क्या करना है तुम लोग मुझे बताओ। एक सेकंड पहले मुझे क्वेश्चन लिखने दो। क्वेश्चन का हेडिंग अभी भी वही है कि तुम्हें इसके अंदर एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। लेकिन एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालते समय अगर हम लोग देखें तो इक्वेशन उस तरह से बना हुआ नहीं है जैसे बाकी क्वेश्चन में बने हुए होते हैं। हाँ बस वो करना पड़ेगा तुम्हें ना। सबसे पहले साइड में ये 3 सब्स्टिट्यूशन लिख लो। 1/x को a लेना है, 1/y को b लेना है और 1/z को c लेना है। तो इससे तुम्हारा क्या होगा, इक्वेशन उस फॉर्म में आ जाएगा जो कि तुम्हारा हमने सीखा है। क्या आएगा बोलो? कैसे करोगे फिर? x को अगर तुम 1/x ले रहे हो तो तुम खुद को कंफ्यूज नहीं कर रहे हो थोड़ा सा? तो कैपिटल X लेके फिर ये करना है या ABC लेके करना है, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। दैट इज द सिंबल विच यू आर यूजिंग। तुम बोले मैं PQR लेना चाहती हूँ, मैं बोलूंगा रेट ले सकते हो, क्या दिक्कत है? तुम्हें जो पसंद है तुम वो ले लो। जैसे तुम बोल रहे हो मुझे ABC पसंद नहीं है, यू वांट टू टेक X Y एंड Z, तो वो तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोल फिर? वही नहीं नहीं ये मत कर, ये गलत हो जाएगा फिर तुझे। तो ये किसने बता दिया ऐसा करने के लिए? मेरे सुन 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 मैं तुझे समझाता हूँ क्या होगा उससे प्रॉब्लम। यूजुअली हम लोग जब निकालते हैं तो क्या होता है, हम लोग 2 लिख के जो साइड में वैल्यू होती है उसको, उसके कोफिशिएंट को लेते हैं। अगर तुम उस क्वेश्चन के मतलब कोई चेंज कर दे रहे हो, तुम उसको 1/x कर दे रहे हो, तो वहाँ पे कुछ मीनिंग उसका अलग बन रहा है जो कि आई एम नॉट श्योर वो सही होगा कि नहीं। हो सकता है तेरा सही हो गया, अगर तूने किया सही हो गया, मैं बोल नहीं सकता। हाँ नहीं नहीं डिटर्मिनेंट की तो तुम ऐसा क्यों कर, तुम्हें किसने बोल दिया कि ऐसा अगर हम लोग कर देंगे 1/x? क्योंकि ये जो तो जो भी तू बोल रही है ना, ये सब तू कहीं से सुन के बोल रही है, मुझे ऐसा क्यों लगता है, बिकॉज बेसिकली बच्चा ये करता ही नहीं है। हाँ मैं वही सोच रहा हूँ कि तू ये इस तरह की चीजें क्यों सोच रही है।
क्योंकि हम जो फॉर्मूला पढ़े हैं उसमें x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स भी होता है। नाउ यू आर सेइंग कि इसको मैं सीधा 1/x 1/y 1/z ले लूंगी, फिर वही सेम काम करूंगी और फिर जो x की वैल्यू आएगी वो उल्टा करके निकालूंगी। उससे बेटर है तुम वो कर लो ना, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। आई एम नॉट श्योर, मैंने कभी किया नहीं, हो सकता कभी आ जाए तो मैं बोल नहीं सकता। मतलब मैं इतनी जल्दी शॉर्ट नोटिस में ये भी डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि ऐसा करना सही भी है या नहीं, बिकॉज मैंने कभी किसी को ऐसा करके बताया ही नहीं। मैंने बोला सीधा ABC कर ले, बाद में जो आंसर आएगा उसको उल्टा कर देना लास्ट स्टेप में, ठीक है। तो एक बार हाँ, वैसे करोगे कैसे, मान लो किसी भी तरीके से कर रहे हो तो उसमें फिर ABC अगर मैं लेट करके करूँ या 1/x वाले तरीके से करूँ, करना क्या होता है हम लोग को, 2 3 10 4 - 6 5 6 9 - 20, ये तुम्हारा बन गया A। B की जगह क्या आता है 4 1 2, और फिर A का इन्वर्स निकालते हैं, उसको B से मल्टीप्लाई करते हैं और वो सीधा सीधा तुम्हें XYZ की वैल्यू देगा। लेकिन इस क्वेश्चन में तुमने चूंकि उसको उल्टा करके लेट किया है तो पहले किसकी वैल्यू मिलेगी, ABC की, उसको उल्टा करके XYZ। वहाँ ABC में रुक मत जाना। तो इस क्वेश्चन में दिक्कत कहाँ पे थी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो निकलेगी ही निकलेगी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्यों नहीं निकलेगी, क्यों। चलो 2 3 10 4 - 6 5, पहले चेक करो तुमने ये लिखा भी है 6 9 - 20, ये है मेरा डिटर्मिनेंट विच इज डिनोटेड एज A इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। कितनी आई, 450 आ रही है ना। वो देख लो जल्दी से, वो छोटी मोटी तो ने 6 नहीं लिया वहाँ पे, मेरे ख्याल से -6 में। क्या, हाँ देख लो, मतलब देख लो, मेक श्योर कि वो सही है तरीका। मुझे नहीं पता 480 आएगा, लेकिन उसके बाद कहानी खत्म नहीं होती, उसके बाद तो आगे सॉल्व करना है ना हमें। हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, सुनो सुनो, वेट 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 वेट, ये नहीं करना है, वी आर रनिंग ऑन अ लाइव क्लास। हम ये बैठ के तो निकालेगा, मैं बैठ के देखते रहूंगा, वो थोड़ी ना होगा। ये काम तुझे करना चाहिए था, तो ये काम कर लेना चाहिए था। क्या नहीं आ रहा था आंसर, तो फिर तू रहने दे, मैं करता हूँ। इफ़ यू हैव ऑलरेडी ट्राइड वंस तो उसको बार बार ट्राई करने की जरूरत नहीं है। हाँ तो मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, वेट। तो इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिख रहा हूँ, मुझे सिर्फ डिटरमिनेंट बताना, ठीक है, क्योंकि हम लोग को ये तो पता है कि इसका इन्वर्स निकालना है और उस बी के साथ मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट, उससे ज़्यादा कोई काम करना नहीं। तो मुझे वो डिटरमिनेंट सही सही, चलो मैं लिख लेता हूँ। ए की वैल्यू आ गई 2 3 10, यहाँ पे है 4 - 6 5, और यहाँ पे है 6 9 - 20। मैं दोनों का डिटरमिनेंट वैल्यू भी एक बार चेक कर लेता हूँ, क्योंकि सबसे पहले तो यही निकालते हैं। तो 2 लिखा, 120 - 45, फिर -3 लिखा, 80 - 30, फिर -80 - 30, फिर 10 लिखा तो 36, कितना हो जाएगा ये, 36 माइनस का 36 या प्लस का 36, कैसे। तूने वो तेरी गलती है, तो उसकी बात क्यों सुनी, तो उसने वो कुआं में कूदेगा, तू भी कूदेगा क्या, हाँ ठीक है। चलो देखो यहाँ पे, नहीं उसकी गलती बिल्कुल भी नहीं है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ गलती तेरी है। तूने एक बार पहले कर लिया था सही, और उसके कहने पे तूने गलत किया, तो गलती तेरी हुई ना। तूने तो गलत नहीं किया, उसने तो, वो तो पहले से ही गलत किया था उसने, लेकिन तू तो सही किया हुआ था। चलो अब बताओ, 36 + 36 होगा, होगा या नहीं होगा। हाँ चलो अभी इसको आगे बढ़ाते हैं। 120 - 45 हो गया तुम्हारा कितना, नहीं वो भी गलत बोल, 75, और इंटू 2 करोगे तो 150, और ये हो जाएगा -8 प्लस का, और वहाँ से 720। मतलब तुम लोग बहुत ही ज़्यादा कुछ गलत कर रहे थे। तो 330 और 150 हो गया 480, ठीक है, 1200, यस, ये आंसर आया तुम्हारा, डिटर्मिनेंट वैल्यू आई है 1200 की, ठीक है। इसके बिना आंसर आता ही नहीं तुम लोग का। तो अब करते हैं इसके माइनर और कोफैक्टर की कैलकुलेशन। तो M11 C11, M12 C12, M13 C13, फिर M21 C21, M22 C22, M23 C23, और सबसे लास्ट में M31 C31, M32 C32, M33 C33। चलो स्टार्ट करते हैं, बोलो M11 की वैल्यू देखते हैं कौन। हाँ ये पहले वाला तो यहीं से देख लो, 120 - 45, मैंने इस तरीका तुम लोगों को बताया हुआ है 75, और 112 होता है तो ये भी 75 होगा। आज लगे हाथ तो ये भी करते हैं कि एडजॉइंट भी यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि ए इनवर्स के फॉर्मूले में एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए आता है।
डिटर्मिनेंट तुम निकाल चुके हो 1200 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इनकी वैल्यूज़ को भी लिखते हुए जाते हैं। तो पहला तो एज इट इज़ आ जाएगा 75। ये समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? नेक्स्ट वैल्यू बताओ, -110। तो इसका जब C1, हाँ तो ये +110 हो जाएगा, याद रखना इसको इसके नीचे लिखना है। नेक्स्ट 72, 72 एज इट इज़ 72 ही बनेगा, वो इसके नीचे आ जाएगा। चलो अब बताओ नेक्स्ट, यहाँ से स्टार्ट करो, इसके बाद से हमें खुद कैलकुलेट करना है। M21 मतलब दिस एंड दिस, -20 इंटू 3, हाँ माइनस का, यहाँ तो माइनस का ही होगा ना। अबे मैं गलत, हाँ तो बोलो फिर कितना हुआ। हाँ तो -150 ही आएगा, और C21 का साइन चेंज करके 150 लिखना पड़ेगा। सो नेक्स्ट हियर यू विल गेट 150। उसके बाद आ जाओ M22, बताओ M22, ये छुप गया ना, ऐसे ऐसे क्या बचा, दैट -100, ये भी -100। तो ये नेक्स्ट आ गया तुम्हारा माइनस का 100। उसके बाद नेक्स्ट आया M23, करो, ये 0 आ रहा है, ये 0 आ रहा है, चलो गनीमत है कुछ तो 0 आया। अब आखिरी M31, लास्ट रो लास्ट कॉलम पहला एलिमेंट, हाँ एक सेकंड तूने फिर +60 कितना हो गया 75, तो ये भी 75, यहाँ पे भी 75। M32, M32 इसको और इसको कवर कर दो, 10 -30, इसका साइन चेंज होगा, +30 हो गया, यहाँ पे +30। लास्ट इज 33, -12 माइनस, कैसे, -12 -12 -24, और ये भी -24, तो ये भी -24। अब हम लोग जाएंगे अपने फॉर्मूला में, x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स की तो पूरी वैल्यू आ चुकी है, इसको 1/1200 ये सारी वैल्यू लिख दी हमने। और इसके साथ में चिपकाएंगे b, x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स b होता है, b का वैल्यू बताना जरा क्या था इसके अंदर, 412, तो यहाँ पे लिख दिया 412। तो सबसे पहले ये जो वैल्यूज अभी आ रही हैं वो किसकी आएंगी, ए बी सी की। ध्यान रखना हमने क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेप में ही सब्स्टिट्यूशन कर दिया था कि 1/x इज a, कहाँ पे, अच्छा -24, ठीक है। स्टार्ट, चलें स्टार्ट करें, हाँ बोलो अभी, 300 + 150 + 150 कितना हो गया 600, तो a की वैल्यू आ गई 600। आ रही बात समझ में, अपॉन में क्या है 1200, तो ये कट के कितना हो गया 1/2, इसका मतलब है कि मुझे अपना x मिल गया है 2, यहाँ पे लिख रहा हूँ साइड में, क्या, हाँ तो वो तेरा मर्जी है, मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ कि मैंने उसके बारे में कभी R&D की नहीं है, तो हो सकता है सही बोल रहा है। 110 इंटू 4 100, 340 हुआ, बिल्कुल नहीं चुप रहो, 110 इंटू 4 हो गया 400 -200, 440 में से 200 माइनस करो, और फिर उसमें देखो 440 -100 और प्लस का 60, 440 -100 300 हो गया टोटल, ठीक है। तो ये बन जाएगा 300/1200 विच इज इक्वल टू 1/4, दैट मीन्स y की वैल्यू हो गई 4। और सबसे लास्ट में 72 इंटू 4 होता है 288, पहला नेक्स्ट वाला 0 और ये माइनस का 48, 288 माइनस अगर 48 कर देंगे तो वो आ जाएगा 240, तो 240/1200, 240/1200 करने पे ये बन जाएगा 1/5, तो z हो गया 5, 3 4 2 4 5, आंसर सही होगा मेरे ख्याल। देखो ये क्वेश्चन करते समय मुझे भी ऑलमोस्ट 7 to 8 मिनट्स लगे हैं, या एग्जैक्टली 5 मिनट्स लगे होंगे। तो तुम ये मान के चलो कि जब भी तुम ये क्वेश्चन करने जाओगे तो ये एक लेंथी क्वेश्चन का पार्ट होगा, और कम से कम 5 नंबर लेके आएगा तुम्हारे पेपर में, और 10 मिनट्स अगर तुम देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस श्योर रहना कि कोई गलती नहीं हो रही हो। जैसे अभी एक गलती क्या की मैंने, यहाँ पे मैंने लिखा कुछ और यहाँ कुछ उतारा, क्योंकि वो थोड़ा विजिबल नहीं था, लेकिन तुम्हारे बोर्ड पे कर रहा हूँ, वो हो सकता है गलती।
हाँ मैं बता रहा हूँ, पहले ये समझ में आया कि नहीं, मेक श्योर, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार मैंने तुम्हारे पेपर में स्कूल के सारे देखे हुए इस तरह के क्वेश्चन को डाल देते हैं, हो सकता है वो वैल्यू चेंज करके डालें। तो यू शुड बी रेडी विद दैट। तुम ये मान के नहीं चल सकते कि शायद मैंने यही किया था, 245 क्यों नहीं आ रहा है, ऐसा मत कुछ कर बैठना। वहाँ पे बाद में तुम्हें पता चलेगा कि वो फिगर्स कुछ अलग ही दिया था। तुम्हें क्वेश्चन थोड़ी ना याद हो रहा है, तुमने एक बार मुश्किल से किया है, तुम्हें फिगर्स थोड़ी ना याद होंगे। तुमको लगेगा कि यार तब तो मुझे आंसर मैंने 245 निकाला था, मेरा क्यों नहीं आ रहा, और उसमें मत स्टक अप हो जाना, हो सकता है वो अलग हो। लास्ट एमसीक्यू जो है, 9th क्वेश्चन जो है, 9th है ना वो, 9th है ना, हाँ। उससे ऊपर वाला हो गया, वो भी कई बार आता है पेपर, हो गया ना। तो इस कौन सा, वो तो इन्वर्स निकालना, उसमें नहीं होने वाले को। देखो 8th क्वेश्चन आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस, क्योंकि उसमें इन्वर्स निकालना है, और वो तुमको इन्वर्स तुम निकाल लोगे, क्योंकि उसमें सारे एलिमेंट्स जो है मोस्टली सारे 0 0 है। बस, क्या हुआ? डिटरमिनेंट 0 आएगा? किसने बोल दिया? अच्छा ऐसे मैंने कुछ भी एज्यूम करके जो बैठे हुए हो ना, पता भी नहीं चलेगा कि क्या हो गया, नंबर कहाँ गए, ये पता भी नहीं चलेगा पेपर के अंदर में। नहीं करवाऊंगा पूरा, नहीं, मैं सिर्फ बता रहा हूँ तुझे, उस यार को इशारा काफ़ी होता है। x 0 0, 0 y 0, 0 0 z। अभी बाकी सब कुछ छोड़ो, सिर्फ इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू बताओ कितनी है। हाँ, दैट्स इट, खत्म। सर दोनों जो तो डिटर्मिनेंट वैल्यू तो पहले ही आ गई एक्स वाई जेड। इसका मतलब है कि जब हम इसका एडजॉइंट निकालने जाएंगे, बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट इनवर्स, तो अपॉन में तो 1/xyz आना ही आना है। तो इसमें तुम ये कह सकते हो कि सारे ही ऑप्शन में एक्स वाई जेड है, लेकिन अपॉन में जो है वो 2 जगह में है, लेकिन यू कैन नॉट बी श्योर कि सी और डी होंगे, पता नहीं क्या है बाकी तब। तो पहले तो तुम इतना छोड़ दो अभी लिख के, अब इसका एडजॉइंट एक एक करके अगर हम लोग निकालते हैं, देखना इसमें मोस्टली एलिमेंट 0 होंगे। M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, M33। इसके साइड में C11, C12, C13, C21, C22, C23 और फिर C31, C32 एंड C33। स्टार्ट हो जाओ, बोलो पहले, तुम लोग बोलते जाओगे, मैं यहाँ पे एडजॉइंट बनाता जाऊँगा। यहाँ पे डायरेक्ट काम हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 1/xyz को मैंने फिट कर दिया है, बस इसको, हाँ, क्योंकि x को ये पहला वाला तो पता चल ही गया, yz ही होगा, खाली yz होगा तो इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, ये भी yz होगा, और ये पहला एलिमेंट तुमको मिल गया yz। अच्छा, इसके बाद वाला जो निकालोगे वो दोनों 0 आने वाले हैं, है कि नहीं? इन दोनों को छुपाओगे, दिस इंटू दिस 0 ही आएगा, तो ये भी 0 रहा, इसको नीचे लिख दो 0। और फिर जब तीसरे वाले के लिए करोगे तब भी 0 ही आएगा, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये यहाँ लगा दो। अब इधर जब जाओगे M21 के लिए, तो यहाँ पे भी 0 ही आएगा, ये भी 0 हो गया, दैट मीन्स ये 0 है, लेकिन अगले वाले में फिर वैल्यू आएगी। देखो ये y पे ऐसे कर दो, तो एक्स जेड आ रहा है ना, एक्स जेड माइनस 0, दैट मीन्स एक्स जेड ऑनली। ये एज इट इज़ यहाँ पे उतार देंगे, 2 + 2 4 ही होता है, तो ये एक्स जेड आ गया। उसके बाद वाले सारे 0 होंगे, ऐसे जनरलाइज करना सीखो, लास्ट वाले में आओ, जेड लगाओगे तो सिर्फ एक्स वाई आएगा, और ये अगर एक्स वाई आया तो ये भी एक्स वाई होगा, बाकी सब 0 0। अब तुम्हारा जो फाइनल आंसर आया, अगर तुम ध्यान से देखो यहाँ पे, तो तुम्हारे पास ये वैल्यू आई। अब इंडिविजुअली तुम्हें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। अगर हम 1/xyz को पहले वाले से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बचेगा, एक्स इनवर्स। ये तो पूरा ही साफ हो गया, बाकी दोनों 0 0 हो जाएंगे, तो पहला एलिमेंट एक्स इनवर्स, बाकी दोनों 0, फिर यहाँ पे ये 0। अब एक्स जेड अपॉन एक्स वाई जेड क्या होता है, वाई इनवर्स, तो यहाँ पे वाई इनवर्स, बाकी सब 0 यहाँ तक, और लास्ट वाला जेड इनवर्स। तो ये है तुम्हारा इनवर्स का आंसर। ये आंसर हो सकता है तुम्हें याद भी रह जाए, इफ देयर इज नो चेंज डायरेक्ट, ठीक है? तो ऐसा कोई अजम्पशन पे काम नहीं चलना। 9th क्वेश्चन में आएंगे, ठीक है? समझ में आ गया? 9th क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री की तरफ ले गया फिर तुम लोग को उठा के। इसमें एक दैट इज डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए। अगर तुम ऐसे लिखते हो या फिर डेट ए लिखते हो, तो डेट ए का मतलब होता है टीईटी, फर्स्ट 3 लेटर्स ऑफ टीटा। तो उसने कर लिया। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, तू क्यों नहीं किया है? मार का अभी रुक जा, तू पहले जिस क्वेश्चन है, तो मैं एक गंदी आदत क्यों आ रही है, जिस क्वेश्चन पे हो उस क्वेश्चन में नहीं रहते हो, इधर आगे क्यों निकल जा रहे हो? हाँ, तो अभी उसमें क्यों जाने की जरूरत पड़ गई, इस क्वेश्चन के ऊपर फोकस है ही नहीं, तो वो क्वेश्चन भी गया, ये क्वेश्चन भी गया, फिर इसका मतलब, ठीक है? अभी पूरा फोकस इस क्वेश्चन में रखो। ये तुमको दिया हुआ है, तुम्हें बताना है कि इसकी जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है, अगर तुम्हारा थीटा 0 से 2 पाई के बीच में लाई करता है, मतलब 0 से 2 पाई कौन सा होता है मालूम है?
दिस इज 0। उसके बाद वाला यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट नहीं है, उसने बोला 0 से 2 पाई के बीच में इंक्लूडिंग 0 एंड 2 पाई, इसमें बेटर। हाँ मतलब ये कहीं से भी, ये चारों में से कुछ भी हो, कहीं पे भी हो सकता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कहीं पे भी हो सकता है। हाँ पूरा 0 से लेकर 360 के बीच में कहीं पे भी हो सकता है थीटा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालनी है। डेट ए का मतलब होता ही वही है। स्टार्ट हो जाओ, बोलो। पहले लिखा 1 1, राइट, फिर माइनस साइन थीटा लिखा। अब बोलो। हाँ हाँ ठीक से कर। मैं लिख देता हूँ फिर भी पूरा का पूरा, माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा विच विल बिकम 0। हाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब जरा ध्यान से देखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा 0 होगा, 0 मल्टीप्लाइड विथ एनीथिंग इज 0। 1 प्लस नहीं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है। यहाँ देखो, अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो अगर हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या वो 1 माइनस साइन, तो यहाँ तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। एजम्पशन पे काम नहीं करेंगे। हाँ फाइनल आ जाएगा 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब ज़्यादा ध्यान से समझो, 2 और इस 2 को मैं चेंज नहीं कर सकता। अब मुझे जल्दी से बताओ, साइन स्क्वायर थीटा की सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है और सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है? नहीं ये क्या क्या मत करो, सुनो एक बार में, कान से तो नहीं गए हो ना। हाँ हाँ, तो मैं क्या पूछ रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा की सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है, मिनिमम, और सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है, मैक्सिमम। इसीलिए तुम्हारे जितने भी ऑप्शंस हैं उसमें आंसर्स में एक छोटा पार्ट भी है और एक बड़ा पार्ट भी है। हाँ मिनिमम 0 ही होती है, क्योंकि मिनिमम एक्चुअली साइन थीटा में -1 भी आता है, लेकिन स्क्वायर डला हुआ है ना, स्क्वायर क्या होता है, इवन है, तो वो हमेशा क्या करेगा, उसको 1 बना देगा। इसलिए हम लोग को 0 पे रखना पड़ेगा मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम। हाँ मतलब यू कैन जनरलाइज इट बाय सेइंग कि साइन के पावर में कोई भी वैल्यू है n, या कॉस के पावर में कोई भी वैल्यू है n, अगर तुम्हारा n एक इवन नंबर है तो इसकी मिनिमम वैल्यू हमेशा होगी 0। लेकिन अगर n तुम्हारा एक ऑड नंबर है तो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी हमेशा -1। लेकिन अगर, हाँ अगर ऑड है इवन है इन दोनों के लिए, ठीक है। अगर मैक्सिमम की अगर बात करें तो चाहे n इवन हो या ऑड हो, मैक्सिमम इन बोथ द केसेस विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू 1। ये याद रखना बस। 1 से ज़्यादा वैल्यू देखिए कभी साइन की, साइन थीटा में कभी 1 से बड़ी वैल्यू हो सकती है क्या? देखो सुनो समझो, पहले ट्रिग्नोमेट्री से दोस्ती जब तक नहीं करोगे। साइन थीटा क्या होता है एक बार पीबीएच के टर्म्स में बताना। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज से बड़ा होता है या छोटा होता है? छोटा होता है। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ 2 लिखूँ तो मुझे यहाँ 3 लिखना पड़ेगा, यहाँ 3 लिखूँ तो यहाँ पे 5 लिखना पड़ेगा, यहाँ 7 लिखूँ तो यहाँ पे 10 लिखना पड़ेगा। तो किसी भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से छोटा है तो क्या वो फ्रैक्शन 1 से बड़ी हो सकती है? मैक्सिमम हो सकता है कब, जब साइन 90 होता है तब 1 होता है। उसके अलावा कभी भी ऐसा नहीं होने वाला कि ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज से ज़्यादा हो जाए। तो फिर इसका मतलब है कि मैक्सिमम वैल्यू चाहे साइन हो या कॉस हो वो 1 होगी, लेकिन मिनिमम वैल्यू अगर n इवन है तो 0 होगी, और अगर n ऑड है तो मिनिमम वैल्यू -1 होगी। अगर n इवन है तो, जैसे कल को किसी क्वेश्चन में साइन के पावर में 4 थीटा लिखा हुआ है, तो n क्या है, इवन है, तो मिनिमम इज 0, मैक्सिमम इज 1। लेकिन अगर साइन क्यूब थीटा कर दूं या साइन थीटा कर दूं तो मिनिमम इज -1, मैक्सिमम इज अगेन 1। तो अब इस क्वेश्चन में आते हैं फाइनली। तुम्हें साइन स्क्वायर थीटा की सबसे मिनिमम वैल्यू, अगर इस पूरे डिटर्मिनेंट की मिनिमम वैल्यू निकालनी, क्योंकि ये तो मैंने अभी आंसर निकाला है इसका, अब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, जल्दी से बताओ। डिटर्मिनेंट ए मिनिमम, ये 0 तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बोल रहे हो ना, टोटल वैल्यू क्या 2 नहीं हो गई? तो ये हो गई इस डिटर्मिनेंट की मिनिमम वैल्यू। अब इसी क्वेश्चन में अगर इसी डिटर्मिनेंट की मैक्सिमम वैल्यू देख रहे हैं तो बताओ क्या होगा। 2 + 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो 2 + 2 कितना हो गया, 4। दैट मीन्स तुम्हारी जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक के बीच में लाई करेगी, 2 से 4 के बीच में। देखो यहाँ पे ध्यान से समझना उस चीज़ को भी, वहाँ पे एक ब्रैकेट का भी किस्सा चल रहा है। एक ऑप्शन में लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट ए बिलोंग्स टू 2 to 4, ये वाला ब्रैकेट।
एक ऑप्शन में लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू ये वाला ब्रैकेट 2 to 4, इन दोनों के ब्रैकेट के बीच में क्या डिफरेंस होता है? हाँ, वैल्यूज लेनी है। तो कौन सा सही रहेगा हमारे इस क्वेश्चन के लिए? डी ऑप्शन। ठीक है, ठीक है, इस चीज को भी ध्यान रखना है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में मैं ये साइन हटा दूं ना यहाँ पे इक्वल्स टू का, ये इक्वल्स टू के साइन की वजह से हो रहा है, तब वो ऊपर वाला हो जाएगा। ठीक है, इनइक्वालिटी करके जो चैप्टर हमने पिछले साल पढ़ा था उसमें ये सारी चीजें यूज होती थी। नहीं भी पढ़ा था तो भी तुमको पता तो है चीजें, तो कोई इशू की बात नहीं। ठीक है, वो ब्रैकेट में जो साइन होता है ना उसके हिसाब से चीजें डिसाइड होती हैं। चल, आई थिंक इस चैप्टर में ये सारी चीजें हो गई हैं। अच्छा, पीछे एक वो, हाँ, अनियन का क्या बनाओगे? तो प्राइस बनाओगे, क्या हो गया उसमें? क्या कॉस्ट ऑफ 4 kg अनियन, 3 kg वीट एंड 2 kg राइस। हाँ, अरे भैया 1 kg ऑनियन का प्राइस ले लो एक्स, हाँ, और 1 kg वीट का ले लो वाई, ठीक है, और 1 kg राइस का ले लो जेड। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में 3 अलग अलग कंडीशंस दे रखे हैं। क्वेश्चन को पढ़ते चले जाओ और इक्वेशन तुम खुद बना लोगे, इतने बेवकूफ तुम हो नहीं। फर्स्ट लाइन पढ़ो। आ गई बात समझ में? तो क्योंकि मैंने पहला लाइन लिखवा दिया ना कि हमने कॉस्ट ऑफ 1 kg उसको x ले लिया, उसको y z, तो ऐसे 3 इक्वेशन बन जाएंगे एंड देन यू हैव टू सॉल्व इट। हाँ बस बस, हाँ बस, क्योंकि तुम्हें 1 kg सबका पूछा हुआ है ना, प्राइस ही तो पूछा है, तो मैं क्या करना उसमें। हाँ ला, वो जो क्वेश्चन एक छूटा हुआ था पीछे में, 2 छूटे हुए हैं ना, पहले वो बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, 17 बता। क्वेश्चन नंबर 17, पीछे चले जाओ पहले, एक्सरसाइज 4.4 के अंदर, वहाँ पे एक क्वेश्चन दिखेगा। हाँ, वो नहीं करा है ना, तो वही बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखो। प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमारे पास में कोई भी सिंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब ए क्या है, देखो ए को वो बोल रहा है नॉन सिंगुलर। तुम लोगों को ये मालूम है सिंगुलर नॉन सिंगुलर क्या होता है? मैंने बताया हुआ है क्लास में। हाँ, वो अगले वाली बातें कर रहे हो। सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो, याद रखना पड़ेगा इसको। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 नहीं होता है। ये मैंने बताया था जब हम लोग इनवर्स निकाल रहे थे। इनवर्स के फॉर्मूले में क्या होता है, ध्यान से सुनो पहले, ये सब क्वेश्चंस आएंगे मंडे वाले पेपर में या जब भी तुम्हारा पेपर है। एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये बात मैंने बोली थी, ये फॉर्मूला हमने लिखा था, तो मैंने वहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दी थी कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल हो गया तो इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो सिंगुलर मैट्रिक्स बन गया है, और किसी भी फ्रैक्शन के नीचे अगर तुम 0 लिख देते हो तो फिर आगे सॉल्व कैसे करोगे? वो तो नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो हमारे मैट्रिक्स के इन्वर्स को एग्जिस्ट करने के लिए मैट्रिक्स का क्या होना जरूरी है? नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर का क्या मतलब होता है कि डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आनी चाहिए। तभी मैं बोला कोई भी क्वेश्चन करने से पहले डिटर्मिनेंट वैल्यू चेक कर लिया करो, क्योंकि अगर मान लो वो 0 के इक्वल आ गई, इसका मतलब सॉल्यूशन होगा ही नहीं, फिर उसको हम लोग इनकंसिस्टेंट बोल के छोड़ देंगे। कंसिस्टेंट का मतलब यू शुड गेट अ सॉल्यूशन। सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल ही नहीं सकते ना। हाँ, हाई वेटेज में क्यों आएगा? वो पागल थोड़ी ना है। हाँ, नहीं कैसे, मतलब ये तो वही बात हो गई ना कि तुम प्यार मोहब्बत में पढ़ना ही नहीं चाहते, लेकिन तुमको बोल रहे हो कि ये 5 लड़कों में से एक को सिलेक्ट करी, तो फालतू वाली बातें हो रही है क्या यहाँ पे, जब तुम्हें करना ही नहीं है। ठीक है, वो वाली बात हो गई ना कि वो कर ही नहीं सकता, मतलब जैसे मान लो नैना को मैथ्स लेना ही नहीं है, अब 12वीं के बाद तो बिल्कुल भी नहीं लेना है, तो क्या वो एज्यूम करेगी कि अगर मैं मैथ्स में 5 टॉपिक्स रहे तो मैं किसको अच्छे से पढ़ूंगी? वो वैसे वाली बात हो जा रही है। चलिए, एग्जाम्पल भी नहीं समझ में आया, मतलब ये हो ही नहीं सकता, तो उसके बारे में हम लोग बात ही क्यों कर रहे हैं? ठीक है ना। तो हाँ, अब ये आते हैं इस क्वेश्चन में, इसमें क्या लैंग्वेज यूज किया गया है, एक बार पढ़ो उस क्वेश्चन को, पढ़ो मैं तब ताकि उसको रिलेट कर पाऊंगा। लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 into 3। स्क्वायर मैट्रिक्स तो याद है, जिसके रोज और कॉलम जैसे 3 into 3 मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो वो तुमसे पूछ रहा है, ऐसे किसी भी क्वेश्चन में वो तुमसे पूछेगा कि एडजॉइंट ऑफ ए ऐसे मैट्रिक्स का क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला यहाँ से याद रखना, इट विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर ऑफ n-1 n और 3। हाँ, ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, इसको पूरा कंप्लीट करो। इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n into n, देन ये फॉर्मूला लिख लो, और इसका आंसर अब तुम लोग आराम से बता सकते हो।
बी ऑप्शन हो जाएगा, याद रहेगा। तो पेपर में क्या होता है, वो तुमको क्वेश्चन कैसे देगा इसके ऊपर में, वो तुमको एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए बोलेगा। एडजॉइंट लिख लो पहले, तो सुन लो पहले, लिख लो। लिखने और सुनने का काम एक साथ नहीं हो सकता। सुनो अभी ध्यान से, क्वेश्चन कैसे आएगा तुम्हारे बुक में। वो तुमको बोलेगा इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 3, ऐसे करके कुछ बना दिया। तो अब तुमको मैंने क्या बोला, हमें क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। और मैंने मैट्रिक्स जो नॉन सिंगुलर ली उसका ऑर्डर क्या रखा है, 3 × 3, और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू दे रखी है तुम्हें, सपोज कर लो 5। तो अब तुम्हारे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 5, ठीक, इसकी वैल्यू 5 है, के पावर में 3 - 1, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, ये आंसर ठीक ना। हाँ, या फिर कभी ऐसा हो सकता है कि वो तुम्हें इसकी वैल्यू दे दे, इसकी वैल्यू दे दे, ये वाले पार्ट की वैल्यू दे दे, डिटर्मिनेंट निकालने के लिए बोले, ये हमेशा दे देगा तुमको। दोनों ही केस में कर लोगे, या तीसरा ट्विस्ट भी कर सकते हो, ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, एन नहीं दिया है, वो भी हो जाएगा। तो इसको याद रखना है बिल्कुल, मतलब ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैंने सीबीएसई देता ही देता है। अच्छा, उसके नीचे एक क्वेश्चन है, इफ ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। पहले तो इन्वर्टिबल का मतलब वो होता है जिसका तुम इन्वर्स निकाल सकते हो। अगर तुम्हें इन्वर्स तुम फाइंड आउट कर सकते हो किसी भी मैट्रिक्स का, तो वो क्या है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, उसका नाम होता है। सिंस यू कैन फाइंड आउट इट्स इनवर्स, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। अगर नहीं फाइंड आउट कर सकते हो तो उसको बोलेंगे नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको एकदम दिमाग में रखो। तुम्हें पूछा गया है डिटर्मिनेंट, डेट का मतलब तो समझ में आ गया, यही फाइंड करना है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए, जिस ऑप्शन में ये लिखा हुआ है। ए इनवर्स मतलब 1 ए कर लो, डिटर्मिनेंट 1 डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए। अरे डिटर्मिनेंट ए इनवर्स का निकालना है ना, तो 1 डेट ए कर लो। ए इनवर्स मतलब 1/a करके उसको डेट ए कर लो। ठीक है, ये एक्सरसाइज पूरी खत्म है। अब पीछे आओ, हाँ पीछे एक आओ, एक्सरसाइज नहीं, अभी आओ पीछे आओ। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज मैं बताऊंगा जो कि हमने अभी तक नहीं किया है। याद है तूने कुछ गोला गोला मारा हुआ है बीच में, हाँ आ जाओ वापस आ जाओ। हाँ हाँ, मारे हुए ना, अब वो कब करोगे, मरने के बाद। तो ये बाद में, अब आज ही है, बाद में क्या होता है। चलो अब मैं बताता हूँ इसमें क्या करना है। दो एलिमेंट, दो प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, उसको ध्यान से लिखना जरा। देखो, प्रॉपर्टी नंबर 1, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ, इसको अच्छे से पहले लिखोगे। प्रॉपर्टी 1, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो with their corresponding cofactors, with their corresponding cofactors is always equal to, is always equals to the determinant value, is always equals to the determinant value। डिटर्मिनेंट का स्पेलिंग तक नहीं लिख पा रहा बच्चा, अरे डिटर्मिनेंट चैप्टर हो गया, तुम डिटर्मिनेंट का स्पेलिंग तक नहीं लिख पा रहे हो। डिटर्मिनेंट मतलब जब चींटी कुछ डिटरमाइन कर लेना तो उसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं। अब देखो कैसे हुआ वो, डिटरमाइन, ई मिसिंग है ना, किसने किया डिटरमाइन, चींटी ने। तो तेरे बारे में बात नहीं हो रही जो तुम अपना हाथ देख रही बैठ के। देखो ये वर्ड कहाँ से आया होगा, डिटरमाइन तो सबको मालूम है ना क्या होता है। डिटरमाइन मतलब ठान लेना, जो कि तुम हमेशा गलत काम के लिए ठानते हो, इसलिए तुम्हें चींटी बोला जाता है। तो डिटरमाइन प्लस एंट क्या बन गया, डिटर्मिनेंट। तो ई और ए मिला के क्या साइलेंट हो जाएगा, ई, ये बैठ जाएगा। हाँ ठीक है, चलो ऐसे करके याद कर लो, नहीं तो स्पेलिंग याद नहीं होने वाला, डिटरमाइन प्लस एंट। लेकिन कुछ बुद्धिजीवी जो होते हैं वो उसके बाद भी एक निकालते हैं। हाँ ये बोला था किसी ने, ले बेटा जी ये ले, ये भी हो जाएगा कहीं पे। मतलब ये कौन सा नया वर्ड आया है, डिक्शनरी में तक नहीं मिल रहा, डिक्शनरी में ढूंढोगे ये वर्ड ही नहीं मिलेगा। बोले नहीं, यू आर रॉन्ग समवेयर। तो फिर तुमको किसको हटाना है, ई को या ई को। अल्ले यही फंस गया, ई को हटाओगे या ए को हटाओगे। ई और ए के जंग में ई की हार होगी हमेशा। हाँ तो पहले आता है वही रुकेगा, ठीक है। तो पहला तो प्रॉपर्टी मैंने बोल दिया, अब दूसरा लिखो। इफ एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम
if elements of a row or column are multiplied with cofactors of any other row or column then their sum is always equals to 0. ये क्वेश्चन एज ए प्रॉपर्टी तुम्हें मिल सकता है जैसे कि एक्सरसाइज में मिला हुआ है, या फिर उसको एज ए क्वेश्चन वो बना सकता है। कुछ समझ में आया मैंने लिखा क्या है? देखो मैं समझाता हूँ एक छोटा सा एग्जांपल लेके। यहाँ पे क्वेश्चन दिया भी हुआ है तुम्हारे बुक में। एक डिटर्मिनेंट ले रहा हूँ मैं 2 - 3 5 6 0 4 1 5 - 7। तुम्हें क्या करना है, अपने पसंद का कोई भी रो और कॉलम, कोई भी रो या फिर कॉलम, सुनो ध्यान से, पूरा ध्यान इधर रखो। इसमें कितने रो और कितने कॉलम है पहले ये बताओ? 3 रो। तुम्हारे पसंद का कोई भी रो पकड़ लो। यूजुअली ऐसा बोलने पे बच्चे क्या करेंगे, या तो फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम पकड़ेंगे। तुम ले सकते हो कोई भी। तो कोई भी, मैं सपोज मैं सीधा सीधा चीज़ों को देखता हूँ, तो मैं पहले रो को पकड़ लेता हूँ। पहले रो के एलिमेंट्स को लिखना है पहले। क्या है पहले रो का एलिमेंट बताओ? A11 A12 और A13। और इसको अगर मैं इसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसका करस्पॉन्डिंग मतलब जो इसके लिए कोफैक्टर होगा। जब हम लोग कोफैक्टर फाइंड करते हैं, एक सेकेंड, कोफैक्टर फाइंड करते समय किसी भी एलिमेंट का हम लोग क्या करते हैं? जैसे मान लो मुझे A11 का हाँ, इसको छुपा के दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, जो भी वैल्यू आती है उसका साइन चेंज करके जो लिखते हो वही तो कोफैक्टर होता है ना। हाँ ठीक है, तो C11 लिख देते हैं यहाँ पे, प्लस A12 को C12 के साथ और A13 को C13 के साथ। ये है हमारा पहला प्रॉपर्टी, जिसके हिसाब से इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी? हमेशा इसी के डिटर्मिनेंट के बराबर। मैं जो भी प्रॉपर्टी, हाँ डेल्टा का सिंबल होता है, हाँ तो बात तो वही है, वही तो वो तुमको बताने की कुछ कोशिश कर रहा है कि भैया यही होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको प्रूफ कर लेते हैं ताकि हमारे दिमाग में ये बैठे, क्योंकि अगर हम प्रूफ के बिना छोड़ देंगे, सिर्फ रट लेंगे तो बात नहीं बनेगी। तो जल्दी से बताओ LHS A11 क्या है अपने पास में, जल्दी बताना। 2। ठीक है, हम लोग LHS को प्रूफ करेंगे ना। A11 मतलब एलिमेंट का नाम है A11। अब इसका कोफैक्टर बताओ जल्दी। -20 पक्का? तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? -20 से। प्लस अब A12 बताओ, -3 मल्टीप्लाइड विथ C12। अब C12 निकालो जरा, -46। और सबसे लास्ट में A13। दैट्स इट। अब जरा इसकी वैल्यू चेक करो कितना आ रहा है। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 8 कैसे आ गया? नहीं वैसे मत करो, 150 - 40 कर लो पहले। कितना होता है? 110। कैसे भी करना है करो। 150 - 40 कितना होता है? 110 प्लस 138 कितना हुआ? ये इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू है, होनी चाहिए। ये तो मैंने इसकी वैल्यू निकाली। अभी डिटर्मिनेंट वैल्यू चेक करेंगे, अगर ये आ गया तो हमारा प्रूफ हो गया। डिटर्मिनेंट वैल्यू तो निकाल सकते हो। स्टार्ट हो जाओ, बोलो, अरे बोलो, डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालो इसका। 2 लिखा, स्टार्ट हो जाओ। क्या कर रहे हो, इतना टाइम क्यों लग रहा है? 0, ठीक है, +3 हो जाता है ना। फिर बहुत बढ़िया, +5। अब जरा चेक करो क्या ये RHS के इक्वल आ रहा है या नहीं, देख लो पहले। जरूरी थोड़ी है कि आएगा, आ भी रहा है, चेक करो। तो ये प्रॉपर्टी अब याद रहेगी कि किसी भी रो के एलिमेंट्स को अगर हम उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं और सबको ऐड कर देते हैं तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? उस डिटर्मिनेंट के इक्वल। लेकिन अगर मैं इस A11 को किसी और कॉलम के कोफैक्टर्स के साथ में मल्टीप्लाई कर देता, या रो के साथ मल्टीप्लाई कर देता,
जैसे मैं A11 के जगह A11 A12 A13 को रहने देता, लेकिन यहाँ पे कर देता C21 C22 C23, तो वो सम किसके इक्वल होता? वो गलत नहीं, वो हमेशा जीरो के इक्वल होगा। यही तुम्हारी सेकंड प्रॉपर्टी है। फिर लिखे क्या प्रॉपर्टी में? पढ़ो उसको प्रॉपर्टी को। अगर तुमने वो लिखा कुछ है, बोल कुछ और ही रहे हो, है कि नहीं? कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स के साथ करोगे तो हमेशा डिटर्मिनेंट के इक्वल आएगा, किसी और के कोफैक्टर्स के साथ कर दोगे जीरो आ जाएगा। गलत नहीं, जीरो आ जाएगा। और यही वो क्वेश्चन है जो पीछे में दिया हुआ। अब जरा जल्दी से बताओ, थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन हो जाएगा क्या? हाँ, कर रहा दिया था ना। अब समझ में आ गया इस चैप्टर में? अब ये डन है, ये चैप्टर निकले इसके अंदर से। हाँ बोलो बोलो, हाँ कुछ पूछ रहे थे, हाँ बोलो। और ध्यान रखना, एग्जाम्पल क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके, वो भी करने हैं। हाँ राइट राइट राइट, हाँ एग्जाम्पल का कोई क्वेश्चन स्किप मत कर देना। कंसिस्टेंसी में करना ही क्या है, वही होता है जो मैंने भी समझाया था। अब बता देता हूँ। हाँ बस 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 बस, अभी मैंने तुम लोगों को क्या समझाया कि जब तुम कभी भी इन्वर्स के क्वेश्चन कर रहे हो तो एक्स वाई जेड निकालने से पहले डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हो ना। तो मैंने अभी दो चीज़ें क्या बताई थी, अगर वो जीरो के इक्वल आ जाए या फिर नॉन जीरो के इक्वल आ जाए। हाँ, और सिंगुलर है तो वहाँ पे इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं करेगा, तो फिर इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, 13वां उसने कर तो लिया है, नहीं आ रहा तो तेरी गलती है। तूने किया है 13th? एक बार उसको चेक करा दे, क्योंकि ना वो टाइम वेस्ट कर देंगे हम लोग थोड़ा उसमें जाएंगे ना, डेरिवेटिव के अंदर जाएंगे थोड़ा। नहीं नहीं, तो तू अपने गलती ढूंढ लेना, यहाँ पे देख ले एक बार और कर ले। तो यार तो ये, अच्छा तो मतलब तू कोई काम नहीं करेगा, तू चाह रहा है सामने वाला तो ये कर कर दे। अगर वो कर भी लेता, मान लो मैं क्वेश्चन तुझे अभी बता भी दूंगा ना, तब भी तूने एग्जाम में गलत ही करना है। अनलेस और अनटिल यू सी कि वेयर यू हैव डन रॉन्ग, तुमको जाके कॉपी लाना, लेके आओ अपना कॉपी। हाँ जाओ, दौड़ के जाओ नीचे, चेक कि कहाँ पे गलती हुई है, नहीं तो ऐसे तो नहीं पता चलेगा वो। जाओ जल्दी से लेके आओ, सो दैट दिस जॉब विल बी डन राइट नाउ। और उसके लिए वेट नहीं करना है कि अभी हम नारियल फोड़ेंगे, टीका लगाएंगे, घंटी बजाएंगे उसके बाद। हम्म हम्म थर्ड, एक सेकंड, पढ़ो एक बार क्वेश्चन कौन सा है? एक सेकंड, थर्ड को ए इनवर्स दे रखा है, बी दे रखा है, ठीक है। हम्म, दैट्स इट, देखो फॉर्मूला होता है, ए बी का इनवर्स जो है दैट इज इक्वल्स टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब तुम खुद सोचो कि अगर उसने तुमसे ये वैल्यू मांगी है और उसने तुम्हें ए इनवर्स दे रखा है, तो उसका तो डायरेक्ट यूज हो गया तुम्हारा। नहीं, गलत हो जाएगा ना, हमने ये लॉ पढ़ा तो था पीछे। हमने वो यहाँ पे एक एक्सरसाइज में ये सारी चीजें की हुई हैं, वो चेक कर लेना पीछे की तरफ। वो जो एक्सरसाइज है मैं बता देता हूँ कहाँ पे है, सो दैट तुम्हें याद आ जाए। ये सब हमने किया हुआ है, इसके बुक में थोड़ा पेज मिसिंग है, तो जरा चेक कर लेना पीछे की तरफ, ये लॉ होता है, ठीक है ना? ये लॉ को लिख लो। तो अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, ये वैल्यू निकालने के लिए इनवर्स जो दिया हुआ है उसको बाद में लिखना, पहले बी इनवर्स निकालो और उसको मल्टीप्लाई करो। हाँ बस 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 बस, और फिर वो इनवर्स तो डायरेक्ट दिया ही हुआ है, उसको डायरेक्ट सॉल्व कर लो, और उसमें कुछ नहीं करना। एंड दीज ऑल क्वेश्चंस यू हैव टू डू वंस, देन यू कैन कंफर्म कि तुमने किया है। अगर तुम ये फेस वैल्यू पे अगर ले लोगे ना कि हाँ ये मैं कर दिया, मैंने कर दिया, वो मैं कर रहा हूँ ना, वो सब तुम लोग खुद करना पड़ेगा। चलो एक बार देख लो जल्दी से क्या गलतियां हुई है, कहाँ हुई है। अपनी गलती ढूंढ लो जल्दी से, सो दैट हम लोग आगे बढ़ सकें। देख लो आराम से।
सो कौन रहा है? चेक करो कहाँ गलती हुई। नहीं देख लो, उसको रीजन बता देना, उसको पता कैसे चलेगा फिर। एक सेकंड रुक जाओ, मैं देखता हूँ, रुक जाओ। जिस पॉइंट पे प्रॉब्लम हुई है वो बताओ कहाँ पे हुई। कौन सा क्वेश्चन था? 13th। 13th है ना? चलो एक सेकंड रुक जाओ, मैं कर ही देता हूँ, रुक जाओ। डिस्कशन का कोई फायदा नहीं है, आपस में डिस्कस करके कुछ नहीं होना है। मैं देख लेता हूँ, अगर कुछ गलती होगी तो पता चल जाएगा। 2 3 3 1 -2 1 3। अभी कर लेते हैं ना, अभी पता उसको प्रूफ करते हैं ना। अच्छा देखो यहाँ, देखो देखो, इसको ए नाम दे देते हैं, इसका डिटर्मिनेंट पहले निकालते हैं। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। हमेशा पेपर में ये स्टेप जरूर दिखा रहा है कि डिटर्मिनेंट तुमने निकाला है कायदे से। 4 + 1 राइट और रॉन्ग, जल्दी। -3 लिख के, -2 -3 +3 लिख के, बोलो। नहीं, -1 +6। अच्छा ठीक है ना, कोई बात नहीं। सुनो बे, रिकॉर्डिंग में ना अच्छा नहीं लगता ऐसे ना मस्करी वाली काम तो। ठीक है, 40। ठीक है। अब देखो, अगर ये क्यों गलतियां हो रही है, तुम लोगों को मालूम है क्यों हो रही है गलती? बिकॉज तुम्हारा 40 आया है, बट वो हो सकता है दूसरे तरीके से आया हुआ है, एंड एग्जाम हॉल में ये सब एकदम काम नहीं करेगा और सब गलत हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, वो जो भी है उसको ठीक कर लो। हाँ, वहाँ पे गलती है, जबकि उसके बावजूद ये कैसे होता है वैसे? ये कैसे किया? इसके दो रीजंस मैं जानता हूँ। एक, या तो तुम कहीं से कुछ फॉलो अप ले रहे हो इसका। वो गलती बिल्कुल मत करना, मतलब डोंट टेक एनी हेल्प बुक। मैंने उस दिन इसको कोई हेल्प बुक दी थी, मैंने वापस रख ली उससे लेके। बिकॉज ये क्या कर रही थी ना कि कुछ क्वेश्चन तो कर लेती थी, जहाँ उसको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता था थी, गो फॉर हेल्प बुक। हेल्प बुक पता है तो क्या होता है? एक तरह से ड्रग्स होता है। तुम ड्रग्स के एडिक्शन में चले गए हो, एग्जाम हॉल में जैसे ही स्टक ऑफ हो गए, तुम्हें एक हेल्प बुक की जरूरत पड़ेगी। उस समय वो बुक तो होगा नहीं, देन यू विल आस्क योर फ्रेंड्स। नहीं नहीं, मैं इन जनरल सबको एडवाइस दे रहा हूँ, क्योंकि इस थ्रू कहीं बहुत लोगों तक चले जाएगा, इसलिए कह रहा हूँ। बिल्कुल भी नहीं करना, मतलब यार मैं गलती करूंगा ठीक है, गलती के मार्क्स मिल जाएंगे। हाँ, बिल्कुल भी नहीं करना। एंड व्हेन यू आर टीचिंग, मैंने टेकिंग कोचिंग फ्रॉम अ टीचर, व्हाई यू आर गोइंग फॉर हेल्प बुक एंड ऑल? तो टीचर का दिमाग खाना जाके कि यार मैंने किया, मेरा नहीं आया, मुझे गलती बताओ कहाँ पे। जैसे तुमने मुझे पूछा, मैंने फटाक से गलती निकाल के रख दी। अब उसको बाद में करना है, उसको छोड़ दो। लेट्स गेट बैक टू आवर डेरिवेटिव पार्ट, क्योंकि मैं मैक्सिमम कोशिश कर रहा हूँ कि जितना भी तरह पर हो पाएगा मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखते रहे, अब इनवर्स मैंने कराया, मैट्रिक्स कराया, डिटर्मिनेंट करवा दिया। अब मैं तुझे ले जा रहा हूँ डेरिवेटिव्स के अंदर में, जो कि पिछले क्लास में बोरिंग रहा था, आज नहीं रहेगा। क्योंकि पिछले क्लास में पता है क्या हुआ था? या तो पिछले क्लास में रूम का क्लाइमेट कुछ इस तरह का था कि बात जमी नहीं। दूसरा, मैंने एक टारगेट कर लिया था कि मुझे एक्सरसाइज तो कंप्लीट करानी है, शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बट उसका रीजन भी यही है कि सिंस वी आर सीइंग द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम पेपर पॉइंट से चलेंगे ना, तो फिर बहुत जल्दी जल्दी भगाना पड़ेगा। तो फिर तो आराम से पढ़, आराम से पढ़। अब मैं इसलिए क्या कर रहा हूँ, तेरे पेपर में मैंने 2 4 क्वेश्चन जो देख लिए थे ना, उसके लिए मुझे थर्ड एक्सरसाइज तक एक्चुअली पहुंचना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा सा, और मुझे ये भी पता है, मुझे ये भी पता है कि एक बार वो वाले एक्सरसाइज से तुम निकल गए ना, वो वाला एक्सरसाइज जो हम लोग कल पिछले बार कर रहे थे, तो वो एक कंफर्ट जोन में आ जाओगे। तुम्हें मेथड पता चल जाएगा। उसके बाद तुम्हारा ऐसा होगा ना कि अगर तुम थोड़ा गलत भी हो गया ना, तो एग्जामिनर को तुझे मार्क्स देना पड़ेगा, क्योंकि वो पूरा गलत नहीं हो सकता। अब जैसे मैं एक बार रिकॉल करने की कोशिश करता हूँ पिछली क्लास में जो किए थे। पहले इसका डेरिवेटिव बता दो, फिर दो चीजें पूछ लेना। साइन क्यूब थीटा का कॉपी देख करके यू डू इट अगेन। हाँ कॉपी में, हाँ बिल्कुल, यस यस, हाँ वो तो करना ही है। अभी प्रो थोड़ी ना हुए, अभी तो नोवाइस हो, एमेच्योर हो, बिगिनर हो। आज की तारीख हाँ चल, वो भी पीछे देखेगा अभी। 17th जितने साल का हो गया। चल, इसका आंसर पेन का है या नहीं? तुझे मैंने एक पेन दिया था ये बोल के कि इसी को यूज करना, वो तो खा गया तो। अच्छा खत्म हो गया तो किसको बोलना होता है? बोलना होता है ना, रुक ये दूसरा। तुझे मैंने बोला था ना कि देख, वो तुझे एक्सक्लूसिवली यूज करना है मेरी क्लास के लिए।
मतलब वो द क्लास ऑफ मैथ्स के लिए, द क्लास ऑफ मैथ्स। मैं मेरे पास मुझे बहाना चाहिए होता है पेन खरीदने का, इसलिए। आ गया तेरा आंसर? कितना है बता ना। हाँ तो निकाल इसका, मैं आंसर तो पूछूं। हाँ ओके ठीक है। तूने फॉर्मूला से निकाला, चीटिंग किया? वही वाला पेज खोल के बैठ गया बेवकूफ। वो पेज से नहीं निकालना है। अब एक पेपर हॉल में कोई देगा क्या, फर्रे बना के ले जाएगा? नहीं तो क्या, तो सीख। खड़े हैं ना हम लोग यहाँ पे, क्यों सिखाने के लिए खड़े हैं। अच्छा मैं एक बार याद दिला देता हूँ, हो सकता है भूल गए होगे। देखो तुमने कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसमें पावर के साथ में ही आ जाता है, साइन क्यूब एक्स, थीटा मैंने लगा दिया था, साइन क्यूब एक्स यूजुअली होगा, थीटा भी हो सकता है। तो सबसे पहले इसमें क्या करोगे, जो फॉर्मूला हमने एक्स की पावर एन के डेरिवेटिव का पढ़ा था, ये तो याद है ना। हाँ हाँ। तो यहाँ पे ये सोच लो कि साइन एक्स जो है वो एक्स की तरह है, तो ये हो जाएगा 3 बाहर लेके साइन स्क्वायर एक्स, और फिर साइन एक्स था वो तो कॉस एक्स हो जाएगा। कहानी खत्म हो गई यहाँ पे। याद आ गया? अच्छा इसी में एक दूसरा ट्विस्ट, अगर रूट के नीचे में यही वैल्यू होती, यही दो तीन चीजें हैं जो बाद में बार बार आएंगी, यही सारी चीजें बाद में बार। सबसे पहले मैंने इसमें ये चीज समझाई थी कि अगर रूट के नीचे कुछ भी लिखा है उसका डेरिवेटिव कर रहे हो, इसको देखो फाइनल पॉइंट से ये, तो सबसे पहले 1/2 लिख के रूट का जो भी क्वेश्चन है वो लिख दो, और जो भी एफ एक्स है उसका डेरिवेटिव। तो इसको यहाँ अप्लाई करो जरा, इस क्वेश्चन में क्या बोला मैंने, इस बात को फिर से। हाँ बोलो। जो भी है उसको 1/2 लिख के पूरा का पूरा एज इट इज क्वेश्चन रूट में, और फिर साइन क्यूब एक्स का डेरिवेटिव, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं वहां पे। तो 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस, कॉस एक्स या कॉस, बाद में तुम इस वन को हटा सकते। ये दो तीन चीजें अगर दिमाग में बैठ जाए तो फिर, हाँ मैं लिखने के लिए मैं पूरा आराम से दूंगा, पहले अपने दिमाग में भरो। अब आ गया साइन 3 थीटा, अब बोलो इसका क्या होगा। इसका भी कुछ बताया था। नीचे नहीं देखो, बार बार नीचे देखोगे गड़बड़ होगा। नहीं नहीं। हाँ 3 बार बोलने से 3 बार बाहर लाऊंगा क्या? सबसे पहली चीज है कि तुम साइन का डेरिवेटिव मालूम है ना, कॉस होता है, तो कॉस 3 थीटा लिख दो पहले, और फिर 3 को बाहर ले आओ। यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं बता देता हूँ, वो 3 बाहर ले आते हैं और कॉस थीटा लिखते हैं, बोलते हैं 3 तो बाहर चला गया, फिर 3 कहीं बाहर नहीं गया। साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, बताऊँ उसमें होता क्या है, जैसे तुम साइन एक्स का कॉस एक्स बोलते हो ना मुझे, इसमें होता क्या है, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, फिर एक्स का भी डेरिवेटिव करने के लिए जाया जाता है, लेकिन एक्स का डेरिवेटिव तो 1 होता है। हाँ वो उल्टी सीधी चीज है, वो पूरा कंसेप्ट पे जाके बताना पड़ेगा, वो बहुत घटिया चीज है, मतलब जिसको फर्स्ट प्रिंसिपल से इसको डिराइव करना पड़ेगा, वो तो हमें चाहिए नहीं एक्चुअली। वो लास्ट टाइम इनको करवाया था इन्होंने, अब आज के डेट में इनको कुछ याद नहीं होगा। वो फर्स्ट प्रिंसिपल वाले क्वेश्चन याद है ना, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, कितना घटिया घटिया क्वेश्चन थे, उसके डेरिवेशन, उसका वो ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है, वो सब में मत जाओ, भूल जाओ उसको, किसी ने कुछ नहीं किया। अच्छा अब मैं जो क्वेश्चन दिया है वो बताना, ये तो याद ही नहीं किया होगा अभी तक तुम लोगों ने। 10 की पावर में 4x, इसका डेरिवेटिव बता सकते हो बिना कुछ देखे हुए, रूल के हिसाब से बता दो। हाँ बोलो। हाँ कर ले। कोसेंट रूल, इसमें कोसेंट रूल कहाँ से लाओगे? मैंने 10 की पावर 4x पूछा है। अच्छा तुमको 10x का याद नहीं है, इसका मतलब कब याद करोगे, अगले साल जब जब कंपार्ट लगेगा फिर से पढ़ने आओगे तब। तुम लोग देखो जिस तरह से चल रहे हो ना, तो डेरिवेटिव और हाँ क्या, हाँ लेकिन अभी फिलहाल वो तो 10x का तुमने बताया, अभी इसका तो करो पहले, वो तो लास्ट स्टेप में चिपका देंगे 6 पर x को, अभी इसका बताओ। हाँ 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 हाँ। पहली बार तूने ये 3 महीने में कुछ ऐसा काम किया कि मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है तुझे देख के। अरे देखो यहाँ पे रूल वही रखो, 4 को सामने लाया, 10³ x लिख दिया, और 10x का डेरिवेटिव। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने sin³ x के साथ क्या किया था, एक बार फिर से याद करवाओ मुझे। हाँ हाँ, sin² x कर दिया था, और फिर sin x का डेरिवेटिव cos x। तो मेन क्या है कि अगर तुमको मेन फंक्शन जो है sin x का डेरिवेटिव मालूम है, तो वो सिर्फ लास्ट में आके चिपकने को है, जैसे यहाँ पे 10x का डेरिवेटिव लास्ट में चिपक गया। अब बताओ, sec के पावर में 4x लिखा है इसका। हम्म, हाँ अब तुमको sec x, वेरी गुड। और sec x इंटू 10x जब लिख ही दिए हो तो यहाँ पे देखो ये दोनों तो बट, हाँ, और फिर 10x लिख दिया, ये यहाँ पे हो गया, ऐसा नहीं कि जरा हमें तक। हाँ
हम्म, जितना सिंप्लीफाई कर दोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। हाँ हाँ, होगा बिल्कुल। करके अगर वो सिंप्लीफाई, बिल्कुल बिल्कुल वो कर सकते हो। ये घुसा दिमाग के अंदर। अब इसी में अगर मैं डाल दूं रूट में 10 के पावर में 5x, तुम लोग बोले बहुत हार्ड क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। अब देखो कैसे। हाँ बताओ। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। अब बताओ इसका। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। देख कितना बढ़िया हो रहा है अब। उस दिन लेकिन नहीं हो रहा था ऐसा। फाइव नहीं, कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता। मुझे लगा 5 आ गया। 5/2 चिपक गया। आया समझ में? देखो मैं इसको मैं खुद लिखवा देता हूँ, मैं लिखवा देता हूँ। एक तो फॉर्मूला बनाओ कि अगर साइन एन एक्स है और इसका डेरिवेटिव करना है तो ये हमेशा हो जाएगा एन कॉस एन एक्स। अगर तुम्हारा है साइन के पावर में एन एक्स का डेरिवेटिव तो ये हमेशा हो जाएगा एन साइन के पावर में n-1 x इंटू कॉस एक्स। और अगर तुम्हारा रूट में साइन एक्स है तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 रूट साइन एक्स। या फिर इसको और थोड़ा बेटर, ही तो एग्जाम्पल हो गया एक्चुअली, मैं इसको और थोड़ा बेटर कर देता हूँ। एफ ऑफ एन एक्स अगर है, इसका डेरिवेटिव करना है, ये हो जाएगा एन एफ डैश एन एक्स। अगर हमारे पास में एफ एक्स के पावर में एन है, इसका डेरिवेटिव करना है तो ये हो जाएगा एन एफ एक्स के पावर में n-1 इंटू एफ डैश एक्स। और सबसे लास्ट में आ गया रूट में अगर एफ एक्स है उसका डेरिवेटिव करना है तो 1/2 रूट एफ एक्स और फिर एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। दोनों को ना साथ में लिखना, मतलब इसके लिए ये है, इसके लिए ये, इसके लिए ये पूरा तुमको समझना पड़ेगा। अब डरने वाली कोई बात नहीं है। हाँ मैंने लिखवाया था, मुझे याद है, लेकिन एक बार फिर तुम लोग देख लो अच्छी तरह से इसको। यही मेन है। अगर ये 3 चीजें दिमाग में घुस गई तो आने वाले सारे एक्सरसाइज में इन्हीं को अप्लाई कर करके चीजें, इतना बहुत है। मतलब इससे तुम्हारा काम बन जाएगा। अभी फिलहाल जो एक्सरसाइज हमें आगे करने हैं उनके लिए बहुत कुछ है ये। हाँ आज लूंगा। हाँ तो बहुत टाइम है अभी तो, 1 घंटा है। वही डिटर्मिनेंट का। ये तो कुछ और हुआ भी नहीं है। हम्म, हम्म। किससे? एफएक्स से प्रॉब्लम हो रही है? एफएक्स तुमको सिर्फ एक स्टैंडर्ड रिजल्ट दे रहा है। एफएक्स कभी एफएक्स बन के नहीं आएगा, वो हमेशा कुछ लेके आएगा अपने साथ फंक्शन। ठीक है ना, वो तो जनरलाइज करने के लिए मैंने कर दिया। दैट एफएक्स इज नथिंग बट साइन एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स टेन एक्स, वो सब उसी के डेरिवेटिव होता है। यू कैन राइट डी बाई डी एक्स, तुम्हारे बुक में डी बाई डी एक्स लिखा होगा, डैश डाला ही नहीं होगा। मैं डैश डाल रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए इजी हो रहा है वो। देखो अब जरा इसका आंसर देना। अगर मैंने रूट का लॉग एक्स कर दिया तो रूट का लॉग एक्स का डेरिवेटिव मालूम है? पढ़ा था तूने पिछले। 1/x का लो। कुछ बेसिक है, अभी आगे आएंगे वो सारी चीजें। मैंने सिर्फ पूछ लिया, इसलिए मैंने पूछा लॉग एक्स का मालूम है। अच्छा इसका वैसे आधा आंसर तो बताओ। ये भी तो एक फंक्शन ही है। हाँ, 1/2 रूट लॉग एक्स। अब बस उसके बाद लॉग एक्स का डेरिवेटिव पता होना चाहिए। नहीं, 1/x। दैट्स इट, ये आंसर हो जाएगा तुम्हारा 1। हाँ दैट्स इट। लॉग एक फंक्शन है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा, ई की पावर एक्स भी आएगा। हाँ, और ये सब याद रखना है, बस दो चार ही है, ज्यादा कुछ नहीं। इनका डेरिवेटिव होता है, इसका तो सेम एज इट इज। नहीं, वो सब की तुम्हें जरूरत नहीं है। log 1 याद रखना, log 2 याद रखना, log 3 याद रखना, बाकी सबके लिए टेबल है। log 1 0 होता है।
log 10 1। जो स्टैंडर्ड वाले हैं सिर्फ उतना ही याद रखना है, बाकी सबके लिए लोगारिथमिक टेबल होता है जिसका हमारे लिए कोई एप्लीकेशन नहीं है। हमें 4 वैल्यूज याद रखनी है, मैं बता देता हूँ कौन कौन। एक होता है log 1 मैथ्स के लिए, log 10, log 2, log 3। कई बार log e लिखा हुआ मिल जाता है या log 0 मिल जाएगा, log में कोई भी नेगेटिव नंबर मिल जाएगा। मैं इसको अभी याद करा देता हूँ। देखो, log में 0 और log का कोई भी नेगेटिव नंबर रियल वैल्यू होती ही नहीं है, तो इसको तुम लिखोगे नॉट रियल या फिर सीधा लिख दो नॉट डिफाइंड। अब आते हैं वापस, log 1 इज 0, log 10 इज 1, log e इज ऑल्सो 1। बस ये दो वैल्यू याद रखनी पड़ेगी जिसमें थोड़ा टाइम लगे, 0.3010 और ये 0.4771। उसमें भी मैं तुमको बता दे रहा हूँ, तुमको अभी मैथ्स करते समय इन दोनों वैल्यूज के साथ में ही ज़्यादा जरूरत है, बाकी कुछ यूज़ नहीं होने वाला। ऊपर के दो याद रखो उतने, वो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन में गया। तो डेरिवेटिव्स में अभी इसके पास जब आएंगे तो ये फॉर्मूला दोबारा बता दूंगा, अभी फिलहाल log 10 की पावर 10 की पावर 2। अच्छा, ये तुम कहीं और चले जा रहे हो, वो चैप्टर हो जा रहा है तुम्हारा, ठीक है। ये 2 होगी इसकी वैल्यू, क्योंकि वो प्रॉपर्टी होती है, वो जब वो एक्सरसाइज आएगा ना log a की पावर n जो होता है उसमें n सामने आ जाता है, n log a। ठीक है, ये थोड़ा सा उसको ध्यान रखना है, जब हम लोग आएंगे उसमें तो मैं ये याद करवा दूंगा, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं, ये इजी लगेगा इधर तुमको। चलो, अब ये पहला एक्सरसाइज तुम लोग का जिसमें हमने ये सारे क्वेश्चंस किए थे। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर में छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, जैसे मैं दिखाता हूँ 5.3। मैं बता रहा हूँ, कुछ नहीं, अभी कुछ मत करो। क्वेश्चन का हेडिंग है फाइंड dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स मतलब डेरिवेटिव करने की बात कर रहा है। सुनो पहले ध्यान से, बड़ी बढ़िया से सुनना। क्वेश्चन दे रखा है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू साइन एक्स। पिछले क्लास में जो हम लोग कर रहे थे उसका ये आधा से आधा वाले लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं तुमको पूछूंगा 2x का डेरिवेटिव करना है, तो तुम क्या करोगे 2, 3y का करना है तो 3 नहीं, 3 के साथ में dy बाई डी एक्स। अरे y है ना, x थोड़ी ना है। अच्छा, डेरिवेटिव का क्या मतलब समझते हो तुम लोग, जैसे x का 2x था तो 2 क्यों बोल दिया, क्योंकि 2 लिख के हमें डेरिवेटिव करना होता है x का। अब चाहे dx बाई डी एक्स है, दोनों सेम है तो 1 हो जाता है। अब अगर मान लो यहाँ y आ गया तो dy बाई डी एक्स, साइन एक्स का क्या कॉस एक्स, लेकिन हमें क्या निकालना है dy बाई डी एक्स। तो जैसे हम लोग बेसिक अलजेब्रा में करते हैं, 3 dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू -2, और dy बाई डी एक्स की वैल्यू हो गई कॉस एक्स -2 अपॉन में 3। आगे बात समझ में, एक क्वेश्चन करके दिखाओ, मैं दे रहा हूँ तुमको, इसी का सेकंड क्वेश्चन है। फाइव पॉइंट थ्री करना जरा इस क्वेश्चन को अपने हिसाब से। बिल्कुल, सबके कॉमन हेडिंग है। बोल। राइट। हम्म नहीं 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 नहीं, एक सेकंड एक सेकंड, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है पहले बताओ। अब चाहे y हो या x हो तो cos y आ जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम किसकी वजह से हो रही है, y की वजह से, तो यहाँ पे एक dy बाई डी एक्स लिखो। बस आगे से जब भी ऐसा कुछ लिखोगे तो cos y लिख के dy बाई डी एक्स। बाकी तुम लोगों ने यहाँ तक तो काम कर ही लिया होगा। अब यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालना जरा, यहाँ तक सबके कॉपी में होगा, खाली लास्ट वाला वो नहीं समझ में आ रहा होगा तो यहाँ से निकालो जरा देखें।
कितना आया तेरा? बिल्कुल भी नहीं। जो वो कह रहा है बिल्कुल सही है। देखो सीधी सी बात है, टू को यहीं पर रहने दो, इसको वहां भेजोगे तो क्या होगा, कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स के बाद -3 dy/dx लिखो। अब इन दोनों में कॉमन बताओ जल्दी से क्या है। तो dy/dx अगर मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, और हमें निकालना सिर्फ dy/dx है, तो ये cos y -3 नीचे चले जाएगा, दैट्स इट। तो उल्टा सीधा क्यों लिख रहे हो, 2/cos y -3। या तो ये आंसर में दिया होगा, या फिर उसने क्या किया होगा, अपनी मर्जी से एक माइनस लगा दिया होगा ऊपर और नीचे 3 - cos y कर दिया होगा। वो दोनों ही केस में आंसर तुमको सही मिलेगा। बोथ द थिंग्स अंडरस्टूड। चलो अब मैं जो तीसरा क्वेश्चन है वो मैं करके बताऊंगा, फिर चौथा तुम लोगों को करने के लिए दूंगा, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। उसके बाद बाकी काम कल करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है ax प्लस by² इज इक्वल्स टू cos y। क्वेश्चन का हेडिंग अभी भी वही है, ये सब कॉमन क्वेश्चन है, सब में dy/dx ऊपर लिखा है फाइंड करने के लिए। अब मैं ये बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लो पहले, अभी कुछ मत बोलना। a dy/dx ऑफ x, b dy² by dx, और यहाँ पे d cos y/dy। अब प्रॉब्लम यहाँ पे है, बोलोगे सर ये क्या बता रहे हो, आप तो पहले बढ़िया कर रहे थे, अब ये क्या हो गया अचानक। ठीक है, हटा देते हैं। अब ध्यान से सुनो, इसका ए लिखना चाह रहे थे ना, ए लिख दो, कोई बात नहीं। इसका बी लिख के y² का डेरिवेटिव पहले करेंगे, तो y² का डेरिवेटिव होता है 2y, लेकिन हाँ, अब cos y का क्या होता है जल्दी, -sin y, लेकिन साथ में क्या है, dy/dx। अब हमें क्या करना है, dy/dx ही निकालना है। तो इस a को यहाँ रहने देते हैं, या फिर ऐसा करते हैं, इस a को इस बार वहां भेज देते हैं, सो दैट ये इधर आ जाएगा। वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, जो तुम्हें ठीक लगे तुम वो कर सकते हो। और dy/dx को कॉमन ले लेते हैं। हाँ, हाँ, कुछ इसको इधर ले आए, जब इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस बन के आएगा, है कि नहीं। तो दोनों में dy/dx कॉमन हो गया, मैंने dy/dx कॉमन ले लिया। तो अब dy/dx की वैल्यू क्या आ गई, -a/2by प्लस sin y आया। अब करोगे लास्ट तुम लोग एक क्वेश्चन करके दिखाओ, ठीक है। हाँ पूछ ले, जो भी पूछना है पूछ लो, विदाउट आस्किंग मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे ही नहीं रहा। हाँ बोलो। हाँ, पिछले वाले में cos y था या sin y था, पहले वो देख ले। sin y था तो उसमें cos है, और साथ में dy/dx भी ले लेते, क्योंकि डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट में। तो फिर देख, फिर पूरा समझ, फिर ये पूरा स्टेप लिखना पड़ेगा। जब इसके पास में x है ही नहीं, तो फिर तुम इसको किसके रेस्पेक्ट में करोगे, y के। और फिर यहाँ पे फिर ये चलाना पड़ेगा तुमको इनटू dy/dx टू मेक इट dx के साथ। अब मान लो वहाँ t होता तो पहले क्या करते, मान लो यहाँ sin t लिखा हुआ होता, तो तुम क्या करते, sin t विथ रिस्पेक्ट टू t इंटू dt/dx, तब जाके वो होता। तो x को छोड़ के अगर कुछ भी आ जाता है तो यू हैव टू प्रोसीड लाइक दैट ओनली। ठीक है, कर। हाँ हाँ, कोई नहीं कोई नहीं। चलो, ये करने के बाद एक क्वेश्चन और। हाँ बस बस बस। अब dy/dx वाले टर्म्स को एक तरफ करना है, वो तुम लोग अपने हिसाब से कर लो। हो गया। चलो अब नेक्स्ट वाला जो है वो करना है दोनों को, अपने अपने हिसाब से सोचो। हो सकता है तुम्हें कुछ डाउट भी आया ऐसा, इसमें क्या करना, वो तुम छोड़ दो, तुम अपना जो आता है वो पहले करो। सो फोर्थ क्वेश्चन, xy प्लस y² इज इक्वल्स टू tan x प्लस y। हेडिंग अभी भी वही है, फाइंड dy/dx। और देखो, लगाओ दिमाग। हम्म
बोलो क्या क्या आंसर आया तुम लोग। चलो दोनों के आंसर डिफरेंट दिख रहे हैं मुझे पहले से, तो मैं इसको कर रहा हूँ, ध्यान से देखना क्या होता है। जब x और y एक साथ चिपके हुए मिल जाए तो यहां पे लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल याद है, मैंने पिछले क्लास में बताया हुआ है। यू वी नहीं, एक्स वाई दो अलग अलग चीजें आ गई तुम्हारे पास में। यू वी याद है, पिछले क्लास में बताया था, क्या होता है बताओ। नहीं नहीं, एक सेकंड, यू वी डैश, अगर तुमको वो कंफर्म है मैं डी वी बाई डी एक्स में लिख सकता हूँ, प्लस वी यू डैश। तो इसके हिसाब से क्या होगा बताओ। हाँ, और फिर डी वाई बाई डी एक्स लिख दो, ठीक है। फिर बीच में प्लस का साइन, वाई, अबे dx के भाई dy करके और कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर रहे हो। रेस्पेक्ट किसके साथ करना है, dx के साथ में करना है ना। तो dx बाई डी एक्स अभी तक तो 1 कर रहे थे, अचानक dx बाई dy बोलने लग गए। किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, x के रेस्पेक्ट में है। तुमने x लिखा, y का डेरिवेटिव किया dy बाई डी एक्स। अब सुनोगे तब तो समझ में आएगा ना। एक्स वाई है ना, टेक दिस एज फर्स्ट फंक्शन, दिस एज सेकेंड फंक्शन। x लिख दिया, y का डेरिवेटिव करना है, किसके रेस्पेक्ट में करना है, तो dy बाई डी एक्स लिखो चुपचाप। फिर प्लस दूसरा फंक्शन लिखा y, अब x का डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट में ही करना है। तो क्या होगा, 1 होगा, है कि नहीं। अब बताओ वाई स्क्वायर का कैसे होगा। हाँ, वेरी गुड। और 10x का, बहुत बढ़िया। और y का प्लस डी वाई बाई डी एक्स। तो अब यहाँ पे तुम्हारे डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स जो हैं वो देख लेते हैं, बट उससे पहले इस y को वहाँ भेज देते हैं। तो सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई वहाँ चला गया, अब इसको यहाँ ले आओ। तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स पहले से है, फिर 2y डी वाई बाई डी एक्स पहले से है, और वहाँ से एक माइनस का डी वाई बाई डी एक्स आ गया, हाँ या ना। ये तो बेसिक स्टेप्स चल रहे हैं। अब इस तीनों में कॉमन क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, तो अंदर क्या बचा, x प्लस 2y माइनस 1। तो फाइनल आंसर जो निकालोगे तो ये बन जाएगा सब कुछ एज इट इज, सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन में x प्लस 2y माइनस 1, राइट। बस इससे आगे अभी हम लोग और कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, चल बस इतना काफ़ी आज के लिए।